हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो इसी टॉपिक को डिटेल में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो देखिए जो N2O5 का कंसंट्रेशन है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जो टाइम लग रहा है वो अलग अलग टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसमें जो है टाइम टाइम टेकन टाइम टेकन टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन, हाफ ऑफ द ओरिजिनल और कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा। जैसे N2O5 का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट टाइम लगता है। तो देखते हैं इसको। जैसे हम देख रहे हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टाइम लगता है वो 10 डेज का लगता है, 10 डेज। 25 डिग्री सेल्सियस पे टाइम लगता है 5 आवर का, 5 घंटे का समय लगता है। और 50 डिग्री सेल्सियस पे जो समय लगता है वो 12 मिनट का लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 डेज लग रहा है, मतलब 10 डेज में N2O5 अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो रहा है। जैसे N2O5 का ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो रहा है कितने दिन में, 10 डेज में। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 5 आवर में ही हो जा रहा है, 50 पर 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो हमने टेम्परेचर क्या किया, राइज कर रहे हैं, 0 से 50 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, पहले 10 डेज लग रहा था, 5 आवर लग रहा है, अब 12 मिनट लग रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए टाइम कम लग रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। देखिए एक और एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ KMnO4, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4, ऐसे होता है, या इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं COOH। ये है ऑक्जेलिक एसिड। इसमें जो KMnO4 है, KMnO4 डीकलराइज्ड 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 फास्टर at higher temperature faster at higher temperature than at lower temperature lower temperature। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे अगर हम एक मिक्सचर लें KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड का, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो KMnO4 का कलर होता है वो फास्टर डीकलराइज होता है एट हायर टेम्परेचर देन लोअर टेम्परेचर। मतलब लोअर टेम्परेचर पे जो कलर है उसके कंपेरिजन में हायर टेम्परेचर पे KMnO4 का कलर तेजी से डीकलराइज होता है। तो यहाँ भी देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे एक कंसेप्ट इसमें बताया गया है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन with rise in temperature with rise in temperature by 10 degree Celsius the rate constant is nearly double। तो देखिए ये रिजल्ट निकाला गया है कि हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करें। जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर रख रहे हैं 298 केल्विन, अब 298 केल्विन से हमने टेम्परेचर जो है 308 केल्विन कर दिया। 10 डिग्री या 10 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, राइज कर दिया। तो जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, वो नियरली क्या हो जाएगा, इनिशियल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन में क्या होता है, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन
depend on rate of reaction depend on temperature is explained by Arrhenius equation। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसको किसने एक्सप्लेन किया है? आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया है आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू। तो क्या है आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन ये है K इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इक्वल टू होता है A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन है और इस इक्वेशन से इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। अब इसमें K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A रेट कांस्टेंट है। A क्या है? A जो है A है आर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और इसका एक और नाम है और हम एक और नाम बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसमें EA क्या है? EA जो है EA है एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? R है गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है। T जो है टेम्परेचर है। टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर क्या है? केल्विन में है। अब इसमें जो है अब हमको देखना है तो ये जो है अभी हमने देखा जो आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इसको एक्सप्लेन किया गया था आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? रेट कांस्टेंट इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपॉन RT। इसमें K क्या है? रेट कांस्टेंट है। A जो है A क्या है? A ये जो है क्या है? आर्हेनियस फैक्टर है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। फिर EA क्या है? इसमें EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है। तो अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? काफी इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी जो है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? EA से। एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं EA से। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी क्या होता है? ये द एनर्जी रिक्वायर्ड टू reactant molecule to form activated complex is known as activation energy आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। देखिए इसको जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए एक नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का एनर्जी होता है जिसको बोलते हैं ER और इसको हम एनर्जी जो होगा उसको बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्लस सम एक्स्ट्रा एनर्जी। देखिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या है? ER है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है या एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, सम एक्स्ट्रा एनर्जी अगर हम दे दें तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसकी एनर्जी काफी हाई होगी, ज्यादा होगी क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये जो सम एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दिए हैं, इस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है जिसको डिनोट करते हैं किससे? EA से डिनोट करते हैं। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उस समय जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है उसको क्या कहा जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, जिसको डिनोट करते हैं किसे? ईटी से। ईटी से डिनोट करेंगे। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है और ये डिकम्पोज हो जाता है। अनस्टेबल एंड डिकम्पोज। ये आसानी से क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज एंड रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज एनर्जी। और जैसे ही डिकम्पोज होगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट। ऐसे यहाँ से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो उसपे जो है इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी को क्या बोलते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया? कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, सम एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से दे रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कहा जा रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर के क्या बन रहा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को क्या कहा जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को क्या कहा जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ईटी से। ईटी से डिनोट करते हैं। जिस समय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ये अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे कि क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। जिससे कि प्रोडक्ट बनता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ गए क्या होता है? अब आइए देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का एक और डिफिनेशन है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए जो एक्टिवेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, या ये है, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जो सम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, सम एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसको हमने क्या कहा है? ये जो सम एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। और इससे क्या बनना है? प्रोडक्ट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट द मिनिमम एक्स्ट्रा, देखिए ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम extra amount of energy absorbed by reactant molecule so that their energy become equal to threshold energy is called activation energy। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने कुछ मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या बनाया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। और इसकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सम मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। क्या है? द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy become equal to threshold energy is called activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी, अब देखिए इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? जैसे यहाँ से एक इक्वेशन है, ये ई आर और ई ए दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? ई टी। तो देखिए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, या थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा ना यहाँ से देखिए, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जो ये होगा वो क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हो जाएगा। अब ये तो था एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमको देखना है कि ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है,
इसकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है, देखते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? ईटी से। अब देखते हैं ये होता क्या है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा? द मिनिमम एनर्जी ड्यू टू विच इफेक्टिव collision occurs between reactant molecule is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए जब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। जब ये कोलिजन इफेक्टिव होता है, मतलब एक आमने सामने की टक्कर होती है, जब इफेक्टिव कोलिजन होता है एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब इफेक्टिव कोलिजन होता है, जब वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड होते हैं, तो उसी को कहा जाता है इफेक्टिव कोलिजन। तो जब भी इफेक्टिव कोलिजन होता है तो प्रोडक्ट बनता है। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, उसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के हेल्प से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो आइए देखते हैं क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल और ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। देखिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाता है जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 केल्विन राइज करते हैं। तो आप किसी भी रिएक्शन का मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में अगर यदि टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन राइज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल या ट्रिपल हो जाता है। अब इसी के बेसिस पर एक फॉर्मूला बनाया गया है, ये इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट n इक्वल टू रेट कांस्टेंट, क्या है? रेट कांस्टेंट एट t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट t डिग्री सेल्सियस। ये एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। और फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टू जो n की वैल्यू होती है वो 2 से ज्यादा होती है और 3 से कम होती है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। आइए एक और इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जो होता है फाइनल रेट R2 अपॉन फाइनल रेट R1 इक्वल टू होता है n की पावर होगा T2 माइनस T1 अपॉन 10। ये होता है, तो इसे हम फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है। तो क्वेश्चन है, चलिए इसको एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द रेट ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर।
by how many times by how many times will the reaction rate of reaction increase if the temperature is raised from 290 केल्विन टू 320 केल्विन। तो देखिए ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में दिया गया है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो रेट जो होता है ट्रिपल हो जाएगा। ये बोल रहा है कि आप टेम्परेचर 290 केल्विन से 320 केल्विन कर दीजिए तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको दिया है कि जो रेट होता है वो ट्रिपल हो जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। मीन्स आपको दिया गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू दिया है और ये n इक्वल टू दिया गया है 3। तो टेम्परेचर आपको दिया है T1 जो है 290 केल्विन, T2 टेम्परेचर दिया है 320 केल्विन, 320 केल्विन दिया गया है। अब हमको फाइनल रेट फाइंड करना है। तो फाइनल रेट जो है देखिए फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। फाइनल रेट है तो हम लोग जानते हैं कि फाइनल रेट R2 अपॉन इनिशियल रेट R1 इक्वल टू होता है n की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। वैल्यू रख के यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। फाइनल रेट हमको निकालना है R2 अपॉन R1 इक्वल टू n कितना है, n जो है 3 दिया गया है तो ये हो जाएगा 3। इसकी पावर क्या लिखेंगे, T2 है 320 माइनस 290 अपॉन 10। देखिए क्या हो जाएगी R2 अपॉन R1 इक्वल टू 3 और इसकी पावर हो जाएगा 30 अपॉन 10, ये हो जाएगा। तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27। तो आप R2 इक्वल टू हो जाएगा 27 R1। जो फाइनल रेट होगा वो इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा 27 टाइम्स हो जाएगा। आइए अब देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए मैक्सवेल ने ये देखा कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। तो रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना थोड़ा सा कठिन काम हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स थे उनका फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाया जिसको कहा गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखिए जैसे मान ले रहे हैं कि यहाँ पर एक ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट में 100 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 100। अब हम मान ले रहे हैं कि इसमें से 80 अपॉन 100 ये फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी, इस फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन विच काइनेटिक एनर्जी मान ले रहे हैं 10 जूल है। फिर कोई और फ्रैक्शन है जैसे कि 10 अपॉन 100, ये इस फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है। तो ऐसे अलग अलग फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी इन्होंने निकाला और उसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ बनाया जिसको कहा गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आइए इसको देखते हैं क्या है ये कर्व जो है। तो इसको जो है एक हम ग्राफ से डिनोट करेंगे। आइए इसको देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे दो एक्सिस बनाए, ये एक्स और वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दिखाया, काइनेटिक एनर्जी चार्ट में हम इसको के ई से डिनोट करेंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस पे बनाया, वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एन ई अपॉन एन टी, इसको कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाया। तो जो ग्राफ आया वो देखिए इस तरह का ग्राफ आया था। ऐसा ये ग्राफ जो है इस तरह से आया, ऐसे ग्राफ आया था। अब इस ग्राफ से देखिए, इस ग्राफ में हम अलग अलग फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हम इस फ्रैक्शन की, इतने फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं। इतने फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये है, ये है।
मान लीजिए और ज़्यादा अगर हम नंबर ऑफ फ्रैक्शन बढ़ाएँ, यहाँ पे देखें इस फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी थोड़ा-सा क्या हुआ इंक्रीज़ हो गया। इस फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज़ हो गई। फिर और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से इस फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। चलिए, देखिए ऐसे थोड़ा-सा इसको नीचे बनाते हैं। इस फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी देखिए ये है जो टॉप पीक है इसका। अब उसके बाद देखेंगे तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे इस फ्रैक्शन का देखिए, तो इस फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी जैसे देखिए इस फ्रैक्शन का काइनेटिक एनर्जी ये है। ये है तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन तो हो क्या रहा है इसमें स्टार्टिंग में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रहा है, फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी ऐसी आ रही है जिसपे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो जिस फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी मतलब जिस काइनेटिक एनर्जी पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, उस काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, इस काइनेटिक एनर्जी को इस काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इस काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब जिस फ्रैक्शन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उस काइनेटिक एनर्जी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें ये देख लेते हैं एनी क्या है। एनी को एनई देखिए जो फ्रैक्शन लिखे हैं एनी अपॉन एनटी ये लिखे हैं। तो इसमें एनी एनी को क्या कहेंगे? तो एनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ई। और एनटी क्या है इसमें? एनटी है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एनटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ सॉरी एनटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एनटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एनी अपॉन एनटी को क्या कहा जाता है? एनी अपॉन एनटी को कहा जाता है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल ने क्या बताया था? मैक्सवेल ने जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन निकाला और उस फ्रैक्शन का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ एक ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ में स्टार्टिंग में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम। फिर से काइनेटिक एनर्जी एक फ्रैक्शन ऐसा आ रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी एक काइनेटिक एनर्जी पर इस काइनेटिक एनर्जी पर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, उसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। अब मान लीजिए हम टेम्परेचर राइज करें तो कैसा ग्राफ आएगा? तो देखिए अब हम यदि हम मान लें कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिए, व्हेन द टेम्परेचर is increased to T plus 10 degree Celsius, then the following graph was observed। आइए अब इस पर बेस्ड ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जो है देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक वाई एक्सिस ड्रा करेंगे और एक ऐसे एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसको डिनोट करते हैं एनी अपॉन एनटी से। और एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं? काइनेटिक एनर्जी को। एक्स एक्सिस पर दिखाया जाता है किसको? काइनेटिक एनर्जी को। तो देखिए टी डिग्री सेल्सियस पे जो ग्राफ आता है, टी डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ वो इस तरह से आता है, ऐसा टी डिग्री सेल्सियस पे ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये जो ग्राफ है वो टी डिग्री सेल्सियस पे है।
टी डिग्री सेल्सियस। अब इस ग्राफ की स्टडी थोड़ा सा करते हैं। तो देखिए इस ग्राफ में हम एक एरिया ले रहे हैं, ये एरिया, यहाँ से एक एरिया ले रहे हैं इतना, ये एरिया। इस एरिया में ये जो पॉइंट है इसको हम मान ले रहे हैं ए, इसको बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ये जो पॉइंट है इन सबको ए बी सी डी मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी है उसको हम मान रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। पॉइंट ए पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी को क्या कह रहे हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस ए के इधर, अब ये देखिए ये जो एरिया बना है, ये जो एरिया है ए बी सी डी, ये वाला एरिया जो शेडेड एरिया है, ये एरिया क्या बता रहा है? ये एरिया बता रहा है कि इस एरिया ए बी सी डी के अंदर जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, और जिसके वजह से यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं ये जो एरिया है वो क्या डिनोट कर रहा है। तो जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया ए बी सी डी रिप्रेजेंट shaded area ABCD represent the fraction of of molecule having energy greater greater than sorry greater than threshold energy। मतलब इस एरिया में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं सबकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होने से क्या होगा कि दैट इज इफेक्टिव, दैट इज इन दिस एरिया, दैट इज इन दिस एरिया, इस एरिया में, इन दिस एरिया इफेक्टिव कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन टेक प्लेस between reactant molecule and product are formed मतलब टी डिग्री सेल्सियस पे ये जो ग्राफ बनाए थे, इस ग्राफ में ये जो एरिया आया था, ये एरिया एबीसीडी का, ये एबीसीडी का जो एरिया था, इस एरिया में जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं सब क्या कर रहे हैं? इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है। और इस एरिया में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं या जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट के, सबकी एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। अब हम देखते हैं टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ बना करके कैसा ग्राफ आएगा। तो टेम्परेचर हमने क्या किया? 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। तो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के बाद कैसा ग्राफ आएगा? तो देखिए टी प्लस 10 पर इस तरह से ग्राफ आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा। अब इसमें जो है देखिए अब एरिया जो है, अब हम ये सेकेंड ग्राफ ये जो ग्राफ है वो किस पे है? टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे है ये ग्राफ। अब इस ग्राफ का थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो इस ग्राफ का देखिए स्टडी करेंगे तो देखेंगे ये जो पॉइंट है इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे ये जो लाइन था इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे। तो एक नया एरिया आ रहा है आगे की तरफ, इस तरह से बढ़ाएंगे, एक न्यू एरिया आ रहा है। जैसे कि ये है ए, ये बी है, ये क्या है? बी है, ये सी डी, इसको हम मान ले रहे हैं पॉइंट ई और इसको मान ले रहे हैं पॉइंट एफ। तो एक नया एरिया आ रहा है ए बी ई एफ, एक नया एरिया ये आया ए बी ई एफ। तो ये जो एरिया है वो पहले का एरिया जो ए बी सी डी है उससे डबल है। तो डबल होने से क्या होगा? डबल होने से ये हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी आर इंक्रीज, जिसके वजह से इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं पहले। देखिए व्हेन टेम्परेचर इज increased to T plus 10 degree Celsius, then the fraction of molecule having kinetic energy greater than threshold energy
greater than threshold energy when temperature is increased to T plus 10 degrees Celsius, then the fraction of molecule having kinetic energy greater than threshold energy is represented by the area ए बी ई एफ। देखिए ये एरिया है, अभी हमने बताया था ग्राफ में, ये एरिया ए बी ई एफ, इस एरिया जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी ई एफ, विच इज almost double the area ए बी सी डी। इस एरिया के कंपेरिजन में क्या है, डबल है। गेट एरिया डबल हो गया तो इससे क्या होगा, डबल होने से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑलमोस्ट डबल, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं इसको, इस ग्राफ को। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, एक पहले हम क्या किए हैं, कि जो टी डिग्री सेल्सियस पे ये ग्राफ बनाए हैं, टी डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ जो ब्लैक लाइन से है, तो टी डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ बनाया है, तो एक एरिया आया है ये ए बी सी और डी का, ये एरिया आया है, ये शेडेड एरिया है। तो ये एरिया बता रहा है, ये जो एरिया ए बी सी डी है, ये एरिया बता रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्योंकि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए किसको बता रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। पॉइंट ए से हम बी की तरफ जाएंगे, तो इस पॉइंट ए से बी की तरफ जाने पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। और जब भी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन होने से प्रोडक्ट बनेगा। अब हमने क्या किया कि टेम्परेचर T प्लस 10 कर दिया। पहले टेम्परेचर T था, अब टेम्परेचर क्या कर दिया, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर दिया। तो ये ग्राफ आ गया, ये जो रेड कलर का ग्राफ है, ये ग्राफ आ गया। तो इस ग्राफ में जो एरिया ए बी ई एफ, ये जो एरिया बना है ए बी ई एफ, ये एरिया ऑलमोस्ट डबल है एरिया ए बी सी डी का। डबल होने की वजह से क्या हुआ, डबल होने से ये हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया। और जैसे पहले कम फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा थी, अब जो है नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, इंक्रीज हो गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो डबल होने से क्या हुआ कि इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी नियरली डबल हो गया। और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल होने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आइए अब कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से क्या इस ग्राफ में कैसा चेंजेज हुए हैं, उसको देखते हैं। तो एक फिर से यही ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, फ्रेश जो है। तो देखिए इसी ग्राफ को फिर से हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। इस पे हमने बनाया है काइनेटिक एनर्जी का, इस पे दिखाया है काइनेटिक एनर्जी, और इस एक्सिस पर क्या दिखाए हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एन अपॉन एन टी, ये दिखाए हैं। तो पहले T डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ इस तरह से था, ऐसे। फिर T प्लस 10 पे ग्राफ जो है ऐसे आ गया, इस तरह से आया, ऐसे आ गया। अब देखिए इसमें क्या चेंजेज हुए। जैसे ये जो ग्राफ है वो T डिग्री सेल्सियस पे है, और ये ग्राफ है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या चेंजेज हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से, तो देखिए हमने टेम्परेचर जब राइज किया तो ये पहले पीक यहाँ था, इस ग्राफ का पहले पीक जो है ये था, पहले पीक ये था, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इसके यहाँ थे। फिर जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पीक यहाँ शिफ्ट हो गया, पीक जो है देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और इसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, ऐसे ये होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो पीक होता है, पीक ग्राफ का जो पीक होता है, उस पीक को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको क्या कहा जाएगा, इस एनर्जी को, जैसे ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर, इस पॉइंट की एनर्जी को क्या कहा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे टेम्परेचर जब इंक्रीज किए तो मोस्ट प्रोबेबल, ये भी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए पहले टेम्परेचर पीक जो है किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, पीक जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। पहले पीक यहाँ था, अब पीक जो है यहाँ पे आ गया। तो पीक जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है, लेकिन डाउनवर्ड भी शिफ्ट हुआ है। देखिए पहले पीक जो है ये था, लेकिन अब पीक ये है, तो पीक डाउनवर्ड भी शिफ्ट हुआ है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट हुआ है।
तो पीक जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तो क्या चेंजेज हुए? देखिए, पहला चेंज तो ये हुआ है कि पीक जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी टी डिग्री सेल्सियस पे, जैसे ये जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो कितने पर है? टी डिग्री सेल्सियस पे है, और ये टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर राइज करने से मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए टी डिग्री सेल्सियस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे थे, और टी प्लस 10 पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ हो गए, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो हम टेम्परेचर जब राइज करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होती है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो आइए इसको ऐसे नोट करते हैं। नोट्स में लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, पीक शिफ्ट फॉरवर्ड बट डाउनवर्ड, पीक शिफ्ट फॉरवर्ड बट डाउनवर्ड। दिस मीन्स that with increase of temperature, this means that with increase of temperature, सबसे पहले क्या हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अभी हमने देखा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और क्या चेंजेस हो रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing most probable kinetic energy decrease, तो ये हो रहा है जब हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। देखिए, अभी ग्राफ में हमने बताया भी था, जब भी हम टेम्परेचर राइज करेंगे, टी से टी प्लस 10 करेंगे, तो टी से टी प्लस 10 करने पर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। अब तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्हेनियस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ब्रिजेश सर। थैंक यू वेरी मच।